नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक को ले रहे हैं, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारियों और मंत्रियों के साथ बैठक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हितग्राही समाप्त सप्ताह मनाएगी बीजेपी। उपचुनाव वाली सीटों पर होगा बड़ा फोकस। 16 सितंबर को 37 लाख हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरण का कार्यक्रम होगा और खाद्यान्न वितरण के लिए पात्रता पर्ची दी जाएगी। 18 सितंबर को 20 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा होगी। 19 सितंबर को वनवासी को मिलेगा पट्टा। 20 सितंबर को लैपटॉप का वितरण करेगी सरकार। कांग्रेस सरकार में लैपटॉप के वितरण पर लगाई गई है रोक। 21 सितंबर से संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। जिला और तहसील स्तर के कार्यक्रमों में भी मंत्री शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद हैं, जो कि बैठक ले रहे हैं। और आपको बता दें, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारियों और मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। काफी अहम चर्चा हो रही है और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, अहम बैठक चल रही है बीजेपी की, कौन कौन इस बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद है और इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए रीनू, सुबह से बैठकों का दौर लगातार जारी है और खुद बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। एक तरीके से ये संगठन को मजबूती देने और आगामी उपचुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। इससे पहले सभी जिला अध्यक्षों और जो चुनाव को लेकर प्रभारी बनाए गए, सह प्रभारी बनाए गए, उनके साथ बीएल संतोष ने बैठक की और उसके बाद जो मंत्री हैं, जो भोपाल में मौजूद मंत्री थे, उनके साथ बैठक की है और उसके बाद अब जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है उसको लेकर अभी बैठक चल रही है। यानी कि लगातार बैठकों का दौर जारी और सबसे जो अहम मुद्दा है वो उपचुनाव को लेकर है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने आगामी कार्यक्रम भी अपने तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को और 16 सितंबर से सेवा सप्ताह की शुरुआत बीजेपी करने की शुरुआत करेगी। यानी कि पीएम मोदी के जन्मदिन के बहाने अब बीजेपी जो है वोटरों को जोड़ने की कोशिश करेगी। सबसे ज्यादा फोकस उपचुनाव वाली सीटों पर है। वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना की राशि का जमा करने का मामला हो, लैपटॉप बांटने का मामला हो या फिर वन अधिकार कानून के तहत पट्टे दिए जाने का मामला हो। 16 सितंबर से जो है इस अभियान की शुरुआत होगी और 16 सितंबर को पात्रता पर्ची वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 37 लाख लोगों को पर्ची का वितरण किया जाएगा, जिससे राशन की सुविधा जो है जरूरतमंद लोगों तक मिल सकेगी। तो कुल मिलाकर किस तरीके से बीजेपी आगामी कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच में जाएगी, उन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और साथ ही इस बात का फीडबैक लिया जा रहा है कि अब तक चुनाव वाले इलाकों में कितना काम हुआ है, कहां पर किस तरह से कमजोरी निकल कर आ रही है और यदि कोई शिकवा शिकायत है तो उसको लेकर भी चर्चा आज की बैठक में की जा रही है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। 2 बैठकें खत्म हो चुकी हैं, तीसरी बैठक का अभी जारी है। जी बिल्कुल अनुराग, और आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है और सबसे अहम है कि जब पीएम मोदी के जन्मदिन पर किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचाना है। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ दौरे की कल से शुरुआत हो रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान कल दिमनी, अंबा और मेहगांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दिमनी में 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं अंबाह में भी 62 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। भिंड के मेहगांव में सीएम शिवराज 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। और अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से लगातार जो विकास काम है उनको भी अब रफ्तार दी जा रही है, उपचुनाव का रण तैयार किया जा रहा है और बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान अब दौरों में भी जाना शुरू करने वाले हैं। तो किन किन जिलों में, किन किन जगहों पर ज्यादा फोकस है सीएम का?
देखिए 10 सितंबर से दौरा कार्यक्रम होंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ संयुक्त दौरा करेंगे। 10 तारीख से 13 सितंबर तक का ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। कल मेगांव में और दिमनी में मुख्यमंत्री और सिंधिया के कार्यक्रम होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव से पहले विधानसभा स्तर पर विकास के कामों को मंजूरी देने की कोशिश होगी। लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि उपचुनाव से पहले स्थानीय स्तर पर उपचुनाव वाले जिलों में जनता को अच्छे दिनों का एहसास किया जा सके। जिन योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है उसमें सड़क, बिजली, पानी से जुड़े हुए तमाम योजनाएं होंगी जिनको मंजूरी दिए जाने का काम होगा। कल दिमनी में 71 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। लोकार्पण होगा, भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। कोशिश इसी बात को लेकर है कि उपचुनाव से पहले उन तमाम इलाकों का दौरा कर लिया जाए जहां पर उपचुनाव होना है। शुरुआती तौर पर ग्वालियर चंबल का इलाका चुना गया है जहां पर सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज दौरा कार्यक्रम कर लोगों के बीच पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही अनुराग, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आएंगे। अब जो ग्वालियर चंबल इलाके हैं जहां पर मुख्य रूप से 24 सीटों में चुनाव होना है, अब वहां की खास तासीर क्या है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ये देखा जा रहा है कि लोग जो सीनियर नेताओं की संख्या है वो बीजेपी के पास ज्यादा नजर आ रही है। जमीन पर हकीकत क्या है? देखिए ग्वालियर चंबल इलाके में जिस तरीके से कहा जाता था कि ये सिंधिया कांग्रेस वहां पर काम करती है और सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन सिंधिया के दल बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस ने भी वहां पर अपने जो पार्टी के चेहरे हैं, चाहे कमलनाथ के चेहरे को आगे करते हुए कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में उतरने की तैयारी में लगी हुई है। और बीते दिनों में जिस तरीके का माहौल ग्वालियर चंबल इलाके को देखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दौरा कार्यक्रम कांग्रेस नेताओं के ग्वालियर चंबल इलाके में हो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के भी सबसे ज्यादा दौरे ग्वालियर चंबल इलाके में हो रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटें ही अहम है जो कि इस बार उपचुनाव में तय कर देंगी कि बीजेपी सत्ता में रहेगी या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल पर फोकस दोनों सियासी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ का भी 18-19 सितंबर को ग्वालियर चंबल का दौरा होना है और उससे पहले शिवराज और सिंधिया का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये दौरा काफी अहम है भी क्योंकि जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं अनुराग। और उसके बाद देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा खुलकर सामने तो नहीं बता रही कि उनकी रणनीति क्या है, लेकिन बीजेपी की रणनीति काफी मजबूत नजर आ रही है। कमर कस चुकी है बीजेपी। और उसके बाद अभी साख का भी सवाल है अनुराग कि आखिरकार उपचुनाव किसके जीत का जश्न मनाता है, कौन इसका जीत का जश्न मनाता है? बिल्कुल रीनू, देखिए ग्वालियर चंबल इलाके में पहले भी सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक मेगा शो हो चुका है और बीजेपी की तरफ से इस बात का दावा किया गया था कि 76,000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी निचले स्तर पर गुपचुप तरीके से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। कमलनाथ लगातार भोपाल में हर विधानसभा सीट को लेकर रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। ब्लॉक से लेकर मंडल और सेक्टर पन्ना स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है और उसके बाद कमलनाथ भी ग्वालियर के दौरे पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर रणनीति बन रही है, हर स्तर पर मोर्चे तैयार किए जा रहे हैं ताकि ग्वालियर चंबल इलाके में अपनी पेट को मजबूत किया जा सके। और इसी को लेकर अब पार्टी के बड़े नेता भी रण में उतरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और ये अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी रहेगी अनुराग। और साथ ही आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, बेसिक मुद्दे क्या हैं, जनता की परेशानी क्या है? 27 की नहीं, हम 24 सीटों की बात करेंगे जहां पर जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनकी तरफ फोकस करना बहुत अहम रहेगा बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, और जनता जिन मुद्दों को लेकर वोट देने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल इलाकों के मुद्दों की बात करें तो राज्य सरकार ने चंबल एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि इसके जरिए रोजगार से लोगों को जोड़ा जाएगा और मुरैना की तस्वीर को बदल दिया जाएगा। यानी कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा इस बार भी उपचुनाव में रहने वाला है। इसके अलावा पानी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अभी भी ग्वालियर के और उसके आसपास के इलाकों में पानी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो तमाम तरह के मुद्दे जरूर इस बार भी उपचुनाव में सुनाई देंगे, लेकिन जिस तरीके
का सियासी माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार दल बदलने वालों के खिलाफ कांग्रेस ने एक नारा दिया है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो इस तरीके के नारों को बुलंद किया जा रहा है। तो लोगों पर कितना असर इन नारों का होता है या फिर वाकई में कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार उपचुनाव में उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और जनता के जहन में भी एक बात तो है अनुराग कि जिनको हमने जिताया वोट देकर, वो पाला बदलकर दूसरी पार्टी के साथ चले गए हैं, यानी कि बीजेपी के साथ चले गए हैं। और कई जगह भी कुछ वक्त पहले ही हमने खबर देखी थी, न्यूज़ 18 पर ही आई थी, जब ये कहा जा रहा था कुछ क्षेत्र की जनता है जिनको ये कहना है कि हम धोखेबाज नहीं, हम सच्चे जो ईमानदार जो नेता हैं हम उन्हें इस बार पसंद करेंगे। तो उनके इस तरीके के बयान, ये विरोध यदि आगे भी देखा गया तो कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव सियासत में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव में क्या होगा ये निर्भर करता है वोटर पर। वोटर तय करता है कि किस को जिताकर विधानसभा भेजना है, और इस बार भी वोटर की भूमिका पर ही निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरीके का सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमने पहले भी कहा कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, इस नारे को कांग्रेस बुलंद कर रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुछ विधायकों कुछ पूर्व विधायकों के अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर जिस तरीके का विरोध हो रहा है, उसको लेकर भी सियासत हो रही है। तो पूरा जोर इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि वोट के जरिए दल बदलने का काम जो किया गया है, उसको लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं। और अनुराग, कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस बात का आक्रोश है कि आपने दल बदला है, हमने बहुत विश्वास के साथ आपको वोट दिया था। और देखना होगा कि ये जो आक्रोश है इसको किस तरीके से ठंडा कर पाती है बीजेपी, या फिर इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस के लिए होगा, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनुराग। तो वहीं अगली खबर, जहां सेवा सप्ताह के रूप में मनेगा पीएम मोदी का जन्मदिन। जी हां, हमने आपको पहले भी बताया था, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से सेवा सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। बीजेपी सेवा सप्ताह मनाएगी। बीजेपी की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। मंत्रियों को सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के निर्देश दे दिए गए हैं। गवर्नमेंट के जो कार्यक्रम है अभी अपने अपने विभाग के जो क्रियान्वयन होना है, उनके बारे में हमने अपनी जानकारी दी है। और क्योंकि चुनाव है इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। देखिए, कोई भी मंत्री है वो पहले अपनी पार्टी का सिपाही है, और पार्टी के सिपाही होने के नाते से चूंकि उपचुनाव है तो सबको हमारी अपनी अपनी ड्यूटी याद है, और हम अपने स्तर पे पार्टी के लिए जो जितना बन पड़ेगा काम करने के लिए तैयार है। संगठन का ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार के काम कैसे चल रहे हैं, जनता के हित में विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं, उसके बारे में पूछे। जी, संगठन का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करेंगे सर। किस तरीके से भूमिका होगी मंत्रियों की चुनाव को लेकर? वो करके दिखाना है, बोलना नहीं है। मुरैना के कैलारस में सज्जन सिंह वर्मा सिंधिया पर निशाना साधते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गए और खुद को कमलनाथ का छर्रा बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आएंगे तो जनसलाब नहीं समा पाएगा। राम की कैसे विजय युद्ध के लिए तैयार सैनिक है, ये सैनिक धर्म युद्ध में राम की कैसे विजय युद्ध के लिए तैयार सैनिक है। ये कांग्रेस के साथ सड़क पे उतरी है कि 27 की 27 सीट फिर कांग्रेस की झोली में डाल के एक विजन वाला नेता कमलनाथ उसको फिर मुख्यमंत्री बनाए। मैंने कहा कि अभी तो कमलनाथ के छर्रे आए, कमलनाथ आएंगे उस दिन कैसा जन सैलाब इन सड़कों पे आएगा ये पता चले। अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं किसी से। युद्ध के लिए तैयार सैनिक है, ये सैनिक धर्म युद्ध में राम की कैसे विजय युद्ध के लिए तैयार सैनिक है, ये सैनिक धर्म युद्ध में राम की कैसे विजय युद्ध के लिए तैयार सैनिक है। तो सुना आपने किस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा शब्दों की मर्यादा भूल गए और उन्होंने कहा खुद को छर्रा बता रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जब कमलनाथ जी आएंगे तो यहाँ पर
जनसलाब नहीं समा पाएगा। तो इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि जो छोटी बस्तियां होती हैं या चौक चौराहों पर जो लोग खड़े होते हैं मौज मस्ती में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा, जिन्हें कई बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें सुनते हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, और उस दौरान ऐसे शब्द के लिए तैयार सैनिक है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए हैं। दुष्यंत, ये हो क्या जाता है? क्या ज्यादा जब जोश में आ जाते हैं नेता तो क्या भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? दुष्यंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दुष्यंत, ये हो क्या जाता है? मैं यही सवाल कर रही थी कि नेता जब मंच में जाते हैं, बड़ी संख्या में जनसंख्या को देखते हैं, जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, क्या जोश में भूल जाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं? जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है नेताओं द्वारा, खासकर जब कोई आम सभा या कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हो, उस समय जो भाषा शैली का उपयोग किया जाता है वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है और ना ही वो मर्यादा में है। इन शब्दों को लेकर हम किसी से बात करें, जिस तरह से सिंधिया को एक डायलॉग और एक शायरी के रूप में खुद को अपना सिंधिया का बाप बताना, फिर खुद को कमलनाथ का छर्रा बताना, ये एक जनप्रतिनिधि और एक बड़े जनप्रतिनिधि को कहीं ना शोभा नहीं देता। लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा को लगातार उपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये समाज और राजनीतिक दृष्टि से भी गलत है। लेकिन जो राजनेता है वो राजनीति करने से नहीं चूकते। उपचुनाव का माहौल है, करो और मरो की स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए हो चुकी है। खासकर चंबल अंचल में जहाँ 16 सीटें हैं, मुरैना जिले में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। दोनों ही सीट पार्टियों को उनको फतेह हासिल करनी है। फतेह हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गिरते हुए उनको देखा जा सकता है और यही कारण है कि वो लगातार अमर्यादित भाषा का प्रयोग। दुष्यंत, यहाँ पर खुद के लिए बोल रहे हैं, खुद को कमलनाथ का छर्रा बता रहे हैं, और ये छर्रा शब्द मतलब ऐसे शब्द हैं ये जो हम अक्सर कई बार देखा जाता है, जो बहुत छोटी बस्तियों में चौराहों पर जो युवा लड़के खड़े होते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गुंडे मवाली टाइप के। लेकिन यहाँ पर जब आप इतने अच्छे पद पर पहले रहे हैं और उसके बाद अभी भी आप हैं, आपको बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं, तो शब्दों की मर्यादा के साथ साथ ये भी तो ध्यान दें कि हम किस चेहरे को लेकर, अपनी किस तरीके की भावना को लेकर जनता के बीच में हैं। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उस राजनेता की छवि को भी धूमिल करता है, क्योंकि अगर कहा जाए सज्जन सिंह वर्मा एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, और इस समय अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का नंबर 2 यानी कमलनाथ के बाद अगर कोई नेता है तो सज्जन सिंह वर्मा है, जो सभी उपचुनाव के जहां जहां पर है वहां उपचुनाव की दृष्टि से वही पहले दौरा कर रहे हैं, उसके बाद कमलनाथ आएंगे। और खुद को छर्रा कहना, ये कहीं ना कहीं उस टपोरी, उस गिरी हुई लैंग्वेज, उस अमर्यादित भाषा का प्रयोग है जो कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लाखों फॉलोअर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उनको आदर्श मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब, और साथ ही दुष्यंत कहीं ना कहीं ये भी देखा गया इस पूरे भाषण के दौरान कि वो बातों ही बातों में बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साध गए। जी बिल्कुल नहीं, मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा, इन्होंने सिंधिया का नाम भी लिया जिसमें कहा है कि सिंधिया बाबू। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वो लैंग्वेज को शब्द को उसको शुरू किया और जिसमें उन्होंने खुद को सिंधिया का बाप होना बताया। तो ये कहीं ना कहीं मर्यादित तो है ही, साथ में राजनीतिक जो लोकतंत्र है इसमें प्रयोग, एक राजनेता का प्रयोग करना चाहिए, उसकी भी हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। दुष्यंत, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत सोचने और समझने की जरूरत है कि पहली बात तो काफी सीनियर जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि इनको तो अभी अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से किसको खड़ा करना है, किसको उम्मीदवार बनाना है, अभी उनके पास वो लोग भी नहीं है। उसके बावजूद उसके बाद भी कांग्रेस अभी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो क्या इस तरीके के बयान देकर चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है, और दूसरा ग्वालियर अंचल चंबल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति
ठीक नहीं है बीजेपी के मुकाबले, और बीजेपी को जहां बहुत ही कम सीटों पर जीत हासिल करनी है सत्ता में बरकरार रहने के लिए, और कांग्रेस को पूरी की पूरी 27 सीटें जीतनी है, तो ऐसे में इस तरह की भाषा शैली, इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को भी धूमिल करते हैं। और जहां जनता और कार्यकर्ता जब जो इनको सुन रही होगी तो उनके भी दिमाग में, मगज में कहीं ना कहीं ये आएगा कि जब इस तरह की भाषा शैली का हमारा नेता ही उपयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि भी धूमिल होगी। आने वाली सरकार की जो रणनीति होगी, उनकी छवि होगी सरकार की, उसको भी वो निर्धारित करेगी। तो चलिए, शुक्रिया आपका दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। और पीएम मोदी ने आज एमपी के स्ट्रीट वेंडर्स से संवाद किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर सवाल उठाया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि जिन जगहों में संवाद हुआ वो उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं। कमलनाथ ने इसे सरकारी योजना का राजनीतिकरण बताया है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स से बातचीत की है और उन्होंने जरिया बताया कि किस तरीके से आप अपने काम को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं और कितना ज्यादा आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया है और इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा। मुरैना से खबर है, उपचुनाव के रण में उतरे कांग्रेस के दिग्गज सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा ने मोर्चा संभाला। कैलारस में जनसंकल्प पदयात्रा के समापन में हुए शामिल। कैलारस में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित, तो वहीं उपचुनाव को लेकर जनता से संवाद करेंगे, जनसंवाद करेंगे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, रामनिवास रावत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल विधायकों के विरोध को बीजेपी ने प्रायोजित बताया है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि पूर्व विधायकों का विरोध पूरे तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रायोजित है। सहकारिता मंत्री ने दावा किया कि उपचुनाव में जनता बीजेपी पर ही मुहर लगाएगी। भदौरिया के मुताबिक पूर्व विधायकों को लेकर कहीं भी जनता में नाराजगी नहीं है। बीजेपी के आरोप पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पूर्व विधायकों का जनता के साथ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कि कांग्रेस के द्वारा डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे कुछ उनके हायर किए हुए नटोरियस लोग इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने के लिए, ये तरीका ठीक नहीं है कि किसी को मतलब नारेबाज, मुर्दाबादी, ये सब नारे वारे लगाएं। तो ये कांग्रेस के द्वारा दूषित मानसिकता के साथ में प्रायोजित तरीके से कुछ नाटक नौटंकी की जा रही है। विरोध जनता कर रही है, कांग्रेस का कोई लेने नहीं है। और वो लोग कर रहे हैं जो वहाँ इफेक्ट हो रहे हैं बीजेपी के। हिडन एजेंडा है बीजेपी के उन नेताओं का और बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं का जिनको इनका इस तरह से आना बीजेपी में। एमपी का कोरोना अपडेट आपको बता दें। 24 घंटे में मिले 1869 कोरोना मरीज, जहां 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत हुई। 1341 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए और अपने घर को गए। तो इस तरीके से जो कोरोना मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट भी एमपी में ठीक चल रहा है। तो 24 घंटे में 1869 कोरोना मरीज सामने आए हैं और आपको बता दें कि 24 घंटे में 31 मरीज कोरोना से जंग हार गए, उनकी मौत हो गई है। 1341 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए और अपने घर भी गए हैं। तो एमपी का कोरोना अपडेट आपको बता दें, जिस तरीके से जनसंख्या में तेजी से बढ़ावा भी हो रहा है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हाँ एक चीज देखी जा रही है कि कोरोना के मामले अब हर जगह से देखे गए हैं, हर छोटे जिले से भी देखे जा रहे हैं और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग बढ़ रही है उतने ही ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और सहयोगी पूजा माथुर जुड़ गई हैं। पूजा, एक बार फिर से कोरोना का अपडेट आया है और बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले फिर से सामने आए हैं। पूजा, आप मुझे सुन पा रही हैं? ये जो कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, ये एक और बड़ी परेशानी है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी। बिल्कुल रेणु, देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज पूरे प्रदेश भर से निकल कर के सामने आ रहे हैं, ग्राफ तेजी से हाई होता जा रहा है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी अब कहीं ना कहीं टेंशन में आ चुका है और अब किस तरीके से इस स्थिति को मैनेज किया जाए इस ओर विचार किया जा रहा है, जिसका खुद
मामले पर सीएम संज्ञान ले रहे हैं। कोरोना की समीक्षा की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। ऑक्सीजन की कहाँ कमी है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। कहाँ पर आईसीयू बेड्स और बढ़ाने जाने चाहिए, यानी तमाम जो कोरोना से संबंधित उपचार और ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं हैं उस पर अब ध्यान देने की और ज्यादा जरूरत हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनलॉक की स्थिति बनी है और पूरे प्रदेश में अनलॉक हो चुका है और धीरे धीरे चीजों को अब खोला जा रहा है, बड़े स्तर पर खोला जा रहा है, बाजार खुल चुके हैं और भी लोगों के जो भी दफ्तर थे वो भी खुल चुके हैं। चलिए शुक्रिया आपका पूजा जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।